डीजे 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 ओ मेरे डीजे। डीजे सर का क्लास सुहाना लगता है। डीजे सर का नोट सहायक लगता है हो। डीजे सर का क्लास सुहाना लगता है। डीजे सर का नोट सहायक लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं चैनल। अब तो हर चैनल बेगाना लगता है। डीजे सर का क्लास सुहाना लगता है। डीजे सर का नोट सहायक लगता है। छोड़ के तेरे चैनल को जा रहे हैं हम। डीजे सर चैनल को फैला रहे हैं हम। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सर पर। एकदम सही सुना डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इस चैनल को फैला रहे हैं हम। तो आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आप इस चैनल का लिंक शेयर जरूर करें। बस मेरी हेल्प ग्रुप में आपको छोटा सा यही काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। उसके साथ ही साथ यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं बीए के, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है और इंटर का जो क्लास होता है, तो दोनों को आप समतुल्य समझिए, ठीक है। जब मैं भी इंटर में, जब हम लोग इंटर के बाद हम लोग क्या हुए थे, जब बीएससी लिए हुए थे, जब हम बीएससी करने गए, तो उसमें क्या हुआ कि इंटर में जब हम लोग थे और जब वहाँ से हम लोगों ने उसमें प्रवेश लिया बीएससी में, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला आप जानते हैं इस बात को? कुछ भी नहीं था, बस केवल हिंदी से इंग्लिश में मैंने लिया था। ट्रांसलेट करके पूरा आपको वो पूरा वर्जन हिंदी ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो पूरा इंग्लिश में आप, मतलब इंटर ने आप हिंदी से किया, आपने किया, और फिर जब आप ग्रेजुएशन में गए तो आप उसी चीज़ों को अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। तो कोई नई चीज़ आपने नहीं पढ़ी। तो वैसे ही बीए के जो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी देखिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लिया हुआ है। और जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं अभी परेशान हैं इकोनॉमिक्स को लेकर कि उनको इंग्लिश में भी लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए इकोनॉमिक्स के, तो जल्द ही वो भी हम लोग उस पर भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों की वो मांग पूरी हो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, सेशन को, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंटर में जिसको हम लोग रखते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का, या अर्थव्यवस्था को जिसको हम लोग कहते हैं, अर्थ इकोनॉमी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेंटर में रखा गया समस्या क्या है। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर तीन जो पॉइंट है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के। देखिए केंद्रीय समस्या में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो तीन बातें जो निकल कर आती हैं। पहली समस्या ये निकल कर आती है कि उत्पादन क्या होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्पादन क्या होगा। दूसरा होगा ये पॉइंट, उत्पादन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और उत्पादन किसके लिए होगा। देखिए यही जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, तीन जो सेंटर पर रहती हैं अर्थव्यवस्थाओं के या अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो केंद्रीय समस्याओं में इन्हीं को रखा जाता है। अगर कोई उत्पादन होगा तो उत्पादन क्या होगा, और होगा भी तो कैसे होगा और किसके लिए होगा। ठीक ठीक है डिस्टन, तो उत्पादन को हम लोग अगर यदि जोड़ लें क्या, कैसे, किसके लिए, तो समझ लीजिए यही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या हो जाएगी। तो पहला ये आपका प्रश्न है और आपको सुनते ही याद भी हो जाएगा। दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मांग की परिभाषा बताइए। देखिए मांग को अलग अलग विज्ञान जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है। मैं यहाँ पर एक दो लोगों के अनुसार बता रहा हूँ आप लोगों को, और उसके अलावा मैंने मांग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं अपने ऑलरेडी, आप अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए पेंशन के अनुसार क्या था, मांग केवल एक सम प्रभावी इच्छा है। मांग क्या है, मांग केवल एक सम प्रभावी इच्छा है, ये पेंशन का कथन है। देखिए कभी कभी कथन भी आपसे पूछ देता है, और मांग पर मैंने अपनी बहुत ही बड़ी लेक्चर दी हुई है अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में। आप जाकर डियर स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर उसे देखिए। दूसरे कथन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जे.एस. मिल के अनुसार अगर हम लोग देखा जाए, देखिए ये जो नाम आप अगर देते हैं तो ऐसे एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण और कम शब्दों में ही एग्जामिनर को अगर आप प्रभाव छोड़ना चाहते हैं एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम भी अपने माइंड में रखने होंगे। जे.एस. मिल के अनुसार हम लोग बात करें तो देखिए मांग शब्द से हमारा आशय
मांगी गई मात्रा से होनी चाहिए। ठीक है, मांगी गई मात्रा से होनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है, वरन सामान्य तथा कीमत के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जाहिर सी बात है कि मांग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कीमत के अनुसार ही परिवर्तित होती है। जब कोई चीज़ें सस्ती होती है तो लोग उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जब वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो लोग उसको कम लेते हैं। ये तो आपके दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं, अपने डेली लाइफ में आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ तो बहुत कठिन चीज़ पढ़ना, कुछ नहीं। बस उसको आपने रोज़ की दिनचर्या में जोड़िए, आपको स्वतः ही वो एकदम सरल लगने लगेगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, मांग का नियम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि देखिए हम लोग अगर मांग के बारे में बात करें या मांग वक्र के बारे में बात करें तो मूल्य तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में एक संबंध जो होता है उसे ही हम लोग मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, वस्तु की जो मूल्य है या और वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है उनके बीच में संबंध जो है या उनके इन बातों को जिस नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे ही हम लोग मांग का नियम कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि मांग के नियम में और महत्वपूर्ण बातों पर बात की जाए तो यह बात निकल कर आती है, मूल्य के परिवर्तन के साथ मांगी गई वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया पहले ही आपको, यहाँ डियर स्टूडेंट्स मूल्य बना लीजिए आप लोग। मूल्य के परिवर्तन के साथ मांगी गई वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांग की गई मात्रा के संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब वस्तु सस्ती और महंगी के हिसाब से मैंने बताया, आप उसको समझ भी सकते हैं अपने डेली दिनचर्या में। अर्थात ये निकल कर बात आई कि किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांग की गई मात्रा के संबंध को हम लोग जिस नियम के अंतर्गत देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। आइए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, मांग के दो तत्व बताइए। आइए, निम्नलिखित तत्व हैं इसके, और यहाँ पर थोड़ा हम लोग का जगह बाकी है तो यहाँ पर एक बात भी इंपॉर्टेंट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें। याद रखिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है वो शेयर ही होता है। और उसके साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी अपने पास रख लें। और जो मेरा एक ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 तो इस नंबर को भी सेव कर लें और ग्रुप से मुझसे जुड़ जाएं ताकि नियमित रूप से आपको नोट्स मिलते रहें, और वो भी फ्री में। मैंने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, बस मेरी फीस के रूप में आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस नंबर को और इस चैनल के लिंक को आपको शेयर करना है। जो वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसे अपने कम से कम 5 से 10 क्लासमेटों में शेयर जरूर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब से इस चैनल से स्टडी आपने जब किया तभी से आप डीजे सर चैनल्स के परिवार के मेंबरशिप में शामिल हो गए। भले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसके सदस्य हो चुके हैं, तो आपका यह अधिकार कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि याद रखिएगा, मेरी फीस भी जो है मेरे वीडियो को शेयरिंग करना ही है। ओनली शेयर माई वीडियोज़, तो इसे शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। मांग के दो तत्व बताइए। चलिए उनको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मांग के दो तत्वों के बारे में बात करें देखिए तो जो पहले पॉइंट हो जाएंगे, पहले तत्व के रूप में देखा जाएगा आवश्यकता। अगर बात किया जाए किसी वस्तु की मांग के लिए पहली बात है उसके लिए कि वह वस्तु आवश्यक हो। जाहिर सी बात है, कोई किसी वस्तु की मांग क्यों करता है, क्योंकि उसे उस वस्तु की आवश्यकता होती है। तो पहली तो आपकी यही तुरंत बात निकल कर चली आएगी कि हाँ, ये बात है कि क्या उसके लिए जो बताया गया शर्त क्या रहेगी या क्या कंडीशन होता है। तो पहली बात तो ये निकल कर आएगी कि उसकी आवश्यकता उसे समझ में आनी चाहिए, जो भी उसका उपयोग करने वाला है। तो मांग की तो पहली बात देखिए यही हो गई। दूसरी चीज़ क्या निकल कर आती है इसमें, सम प्रभावित अर्थात प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब क्या है, एकदम उसको कंपलसरी हमको चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो काम मेरा नहीं हो पाएगा। जैसे मुझे ये नोट्स चाहिए तो चाहिए, मुझे यहाँ लिखना है तो लिखना है, मुझे वो एग्ज़ाम देना है तो देना है। तो इससे देखिए हम लोग इस मुख्य रूप से इन सभी बातों के हिसाब से हम लोग देखते हैं। और दूसरी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण निकल कर आती है बात, क्या तत्व है, क्या घटक के रूप में है, एक निश्चित कीमत जो होती है। मांग का आशय का अगर बाद में बात करें, एक निश्चित कीमत, मांग का आशय सदैव किसी कीमत पर मांग से होती है।
जब तक मांग को किसी कीमत से संबंधित न किया जाए तब तक मांग शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता। जैसे हम लोग क्या कहें, कोई बहुत बड़ा सामान हम लोग ला के रख दिए मार्केट में, कोई बहुत महंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमने उसको रख दिया और पता चला कि मैंने उसका कोई कीमत निर्धारित ही नहीं किया, तो मांग शब्द का कोई अर्थ वहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, मांग शब्द का अर्थ तभी यहाँ पर आता है जब उसकी कीमत भी क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी जो पॉइंट है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग इसको अब उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देखा जाए तो जैसे मेरठ में संतरों की दैनिक मांग जो है 1 क्विंटल है। ठीक है, 1 क्विंटल है। यह निरर्थक कथन है, गलत कथन हो जाएगा। हमें साथ में यह भी कहना होगा कि यह मांग किस कीमत पर है। जैसे कहा गया कि पता चला हम लोग के यहाँ 2 क्विंटल की खपत हुई और कहीं पर देखा गया तो वहाँ पर 10 क्विंटल संतरा चला गया, तो ये कहना उचित नहीं है, ये निरर्थक कथन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये कह दें कि भैया वहाँ पर 10 रुपये किलो था संतरा, तब 10 क्विंटल चला गया। हमारे यहाँ 15 रुपये किलो है, इसलिए यहाँ पर 3 क्विंटल गया या यहाँ पर 2 क्विंटल गया। तो स्वाभाविक है कि ये भी देखिए महत्वपूर्ण तत्वों में एक हो जाता है। तो मांग के ये महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। घटक की बात है तो घटक हो जाएंगे। आइए अब वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मांग की मूल्य लोच क्या है। प्रश्न को देखिएगा, मांग की मूल्य लोच क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है ये और पूछता भी है हर बार। समझ लीजिए किसी न किसी सेट में रहेगा ये प्रश्न। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मांग की मूल सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। देखिए 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, मांग की मूल्य सापेक्षता क्या होता है, ये भी पूछा जाए तभी आपको एडी प्रश्न लिखना है, या तो मांग की लोच पूछा जाए तब भी यही उत्तर लिखना है आपको। मांग की लोच का मतलब हो गया अब उसके मांग में लोचा हो गया। लोचा नहीं होता जैसे कोई बहसबाजी हो गई, अब लोचा हो गया, अब नहीं ले पाएंगे या दे पाएंगे लोग या तो ज़्यादा ले लेंगे लोग, लोचा हो गया वहाँ पर। तो निकल के बात क्या आती है, जाहिर सी बात है कीमत में अगर उतार चढ़ाव आपका आता है तो उसकी मांग में भी उसी प्रकार से इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। उतार चढ़ाव आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसे ही हम लोग देखिए बोलते हैं मांग की मूल्य लोच कहलाता है। एक तरीके से याद रखिए, सीधा सीधा आपको अगर दिमाग में अपने रखना है तब मांग की मूल्य लोच को, तो मांग की मूल्य में लोचा हो गया। ठीक है, तो यही कि हम लोग एक तरीके से लोच का मतलब लोचा से याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन तो आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे आप। तो 5वां जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है कई बार और पूछेगा भी ये कई बार आने वाले एग्जामिनेशन में भी। तो डियर स्टूडेंट्स इसे ज़रूर पढ़कर जाएं। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6वें प्रश्न को। मांग की लोच के प्रकार बताइए। तो सीधा सीधा यह प्रश्न है आपको। मांग की लोच की देखिए अगर बात करें प्रकार के बारे में तो 3 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। पहला देखिए इसमें क्या होता है, मांग की कीमत लोच। दूसरा जो होता है मांग की आय लोच। और तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आती है मांग की तिरछी लोच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार होते हैं। पहला दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है और तीसरी जो है इसके बारे में आप हमें लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मांग की तिरछी लोच क्या होती है। और यदि आप ने इसके बारे में नहीं जानते हैं तो अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट को, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, वहाँ से आपको इसका डाउट क्लियर होगा। मांग की तिरछी लोच। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांग की मूल्य लोच की परिभाषा बताइए। देखिए यहाँ पर वही बात की गई। यहाँ पर देखिए किसी के शब्दों में दिया गया, स्तंभ के शब्दों में अगर हम लोग बात करें, मूल्य परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में जो अंतर हो जाता है। ठीक है, मांग की मात्रा में बढ़ने वाला या घटने वाला जो अंतर होता है उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। सीधा सीधा डिफिनेशन, और मैंने पहले पीछे भी आपको लोच के बारे में बड़े बाकायदा ही समझाया है। तो 7वां प्रश्न देखिए आपका रिपीटेशन ही हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन मांग की लोच, इसीलिए देखिए 2 बार भी आ गया। और कभी कभी किसी के शब्दों के में हम लोग लिख देते हैं तो वहाँ से हम लोग का जो नोट्स होता है उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। डियर स्टूडेंट्स, आपने एकदम सही सुना कि मेरे हेल्प के रूप में बस आपको इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये जो फ्री एजुकेशन का एक मुहिम उठाया गया है तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे।
और मेरे सपोर्ट के रूप में बस आपको छोटा सा एक काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता के निर्धारक तत्व बताइए। देखिए, मूल्य सापेक्षता की बात हो गई या मांग की जो मूल्य लोच के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो उसके निर्धारक तत्व कौन कौन है, इसके बारे में हमको बताना है। देखिए, यहाँ पर कभी भी मांग की मूल्य सापेक्षता के जो निर्धारक तत्व होते हैं वो वस्तुगत तत्व होते हैं। वस्तुगत तत्व के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, निर्धारक तत्व में देखा जाए वस्तुगत तत्व हो गए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, व्यक्तिगत तत्व हो गए। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हो जाएंगे, सामाजिक तत्व हो गया। और उसके साथ ही साथ जो चौथी महत्वपूर्ण बात आती है, कीमत संबंधित तत्व। ये जो है मांग की मूल्य निर्धारक के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों में एक है। बढ़ते हैं अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 9वें प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा। पूर्णतया बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक कीमत पर वस्तु की मांग समान रहती है, तो मांग वक्र सरल उदग्र होगी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या मैंने बताया आपको कि कीमत में परिवर्तन तो हुआ लेकिन मांगी गई मात्रा में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और अगर देखा जाए प्रत्येक कीमत पर देखिए वस्तु की मांग समान बनी रहेगी, समान की बनी रहेगी, क्योंकि उसको वो वस्तु कितनी कंपल्सरी है उनके लिए, कितनी अनिवार्य है उनके लिए, कितनी ज़रूरी है उनके लिए, इसलिए प्रत्येक कीमत पर वस्तु की मांग समान रहती है। तो वहाँ पर जो वो मांग हो रही है उस मांग का जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णतया बेरोजगार मांग। ठीक है, बेरोजगार मत समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आजकल बेरोजगारों का बड़ा भयानक दौर चल रहा है। पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अति लघु में भी आपसे पूछा जाता है, और लघु उत्तरी में तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर दे रखा है 950 690 285 7, इसे खुद भी शेव करके हमारे साथ जुड़ें और लोगों को भी ज़रूर जोड़ें, क्योंकि यह फ्री एजुकेशन के रूप में आप लोगों की सेवा के हेल्प के रूप में तैयार है। 2 से 3 महीने हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, तो याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, चपकर लग जाइए 2 से 3 महीने और अपनी स्टडी को एक बेहतर अंजाम दीजिए। और मेरे लिए अगर कुछ अपनी सार्थकता के रूप में आप कुछ करना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना है, इस चैनल के लिंक को शेयर ज़रूर करना है। बस ये छोटा सा एक काम आपको करना है, और जो मैंने नंबर आपको बताया हुआ था उस नंबर से भी आप ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यदि आप लोगों के पास, तो अब ये भी मैंने मदद कर दी है कि अब आप लोग अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं यूट्यूब पर से, या तो लेक्चर को आप नहीं सुनना चाहते हैं, मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, या मुझसे स्टडी नहीं करना चाहते, तो कम से कम मेरे नोट्स से स्टडी कर लीजिए। और नोट्स आपको कब मिलेगा? पीडीएफ में आने पर ही मिलेगा। ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे तब तो उसमें आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, और वो भी फ्री में। तो आप लोग जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक उचित मार्गदर्शन ज़रूर दें, और मैं नियमित रूप से आप लोगों को उसमें गाइड भी करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर से और बेहतर हो सके, और आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बेहतर परसेंटेज ला सकें। और डीजे सर का जो कथन है, अब की बार बोर्ड परवार, अब की बार बोर्ड परवार, इसकी सार्थकता को भी सिद्ध किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसकी सार्थकता को भी सिद्ध करने के लिए अब की बार बोर्ड परवार, तो सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर हैं लेकिन उनके अंदर प्रतिभा बहुत है, वे बच्चे जिनके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन से डर है, वे बच्चे हो गए, या वे बच्चे जो कि टॉपरों की लिस्ट में तो हैं ही समझ लीजिए, लेकिन कुछ नंबर या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से इधर उधर हो रहे हैं, तो उन सभी लोगों की मुझे भी ज़रूरत है। और डीजे सर चैनल की जो ये मेंबर है, ये फैमिली हम लोग की बनी हुई है, उसमें भी उनकी सख्त ज़रूरत है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग इस चैनल से अपने टॉपरों को दे सकें। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है।
और लाइक वगैरह जो होता है उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और आप लाइक नहीं भी करते तब भी मैं आप लोगों के लिए तो इंटरनल मोटिवेट हूँ ही, मैं तो करता ही रहूँगा। और आप लोगों को बस एक काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है।